सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पर ज़्यादा रिलाय कर रही है। रेमिटेंसेस अब तकरीबन 9.3% GDP के बराबर हो चुकी हैं। माली साल 2025 में ये तकरीबन 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। गुज़िश्ता 2 बरस में रेमिटेंसेस में तकरीबन 40% का इजाफा हुआ है, जिसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खासा सहारा दिया और ट्रेड डेफिसिट का भी तकरीबन 50 से 60% हिस्सा कवर किया। अब इसी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तासुर पैदा हो रहा है। लेकिन रेमिटेंसेस और FDI का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। रेमिटेंसेस का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा घरेलू अखराजात पर खर्च होता है। खुराक के साथ रिहाइश और तालीम के साथ रोज़मर्रा ज़रूरियात पर पैसा खर्च होता है और इस खर्च का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड अशिया पर भी जाता है। यूँ इंपोर्ट में 6 से 8% तक इजाफा हो जाता है। इससे वक्ती इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ती है मगर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं होता। इस कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी के मुकाबले में अगर बराह रास्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI मुल्क में आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होता है। मुल्क में इस वक्त FDI की सूरत हाल देखी जाए तो वो सिर्फ 0.6% GDP के बराबर है। माली साल 2025 में FDI तकरीबन 2.46 बिलियन डॉलर रही, मगर माली साल 2026 के इब्तदाई महीनों में इसमें 41% की कमी सामने आई है। मुल्क में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज सिर्फ 14% GDP के बराबर है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। FDI होती है या आती है तो मुल्क में फैक्ट्रीज लगाती है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, ग्रोथ बढ़ती है, इससे इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव भी पैदा होता है। इसके बरक्स रेमिटेंसेस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में डायरेक्ट इजाफा नहीं करती। अगर इकोनॉमी सिर्फ कंजम्पशन पर ही चलेगी तो लॉन्ग रन में तरक्की 2 से 3% के दरमियान महदूद रह सकती है, जबकि मजबूत इन्वेस्टमेंट से 5% या इससे ज़्यादा भी तरक्की मुमकिन है। अब हालिया टैक्स पॉलिसियों के साथ सुपर टैक्स और रेगुलेटरी गैर यकीनी सूरत हाल ने इन्वेस्टर्स के एतमाद को खासा मुतासर किया है। इन्वेस्टर्स मुनाफे की वापसी में देर और पॉलिसी तब्दीलियों से मोहतात रहते हैं। अगर हुकूमत एनर्जी कॉस्ट के साथ टैक्स वसूली को भी आसान कर दे और पॉलिसी तसलसल पर भी तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर FDI में इजाफा मुमकिन हो सकता है। अब ये मेजर्स किस तरह से लिए जा सकते हैं, FDI को कैसे बढ़ाए, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाका साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 7 महीने में FDI के फिगर्स बड़े लोअर साइड पर हैं। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस में हम इजाफा देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर जो दोनों में एक फ़र्क है वो आप भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा और इसको कैसे हम ऊपर लेकर जा सकते हैं FDI के नंबर्स को। अरबाब साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सामने रखा है और इसको हमें जैसे कहते हैं ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि इनको हम अगर सेपरेट करें तो जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं, इनको एक जो सोच है वो ये है कि ब्रेन ड्रेन, एक्सेसिव कंजम्पशन, इंपोर्ट लीकेज, एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूएशन एंड पॉसिबिलिटी, जिसको हम डच डिजीज कहते हैं। बट कुछ हमें एम्पेरिकल एविडेंस ऐसा भी मिलता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ममालिक की, मसलन फिलीपींस में बहुत सी नर्सेस और पैरामेडिक्स तैयार होकर बाहर गए, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा भेजते हैं, इंडिया में भी भेजते हैं। पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड जो है, जिसने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, एक्सचेंज बफर्स, एक्सटर्नल बोरोइंग पे रिडक्शन, सपोर्टिंग फाइनेंशियल सेक्टर डीपनिंग और एक ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है। अगर 42 अरब डॉलर की रेमिटेंस ना आए इस साल और 38 अरब डॉलर के करीब का तिजारती खसारा हो तो बात बनेगी नहीं। इसमें कुछ अगर ये 9.3% अब बढ़ के हो गई है हमारे GDP का, पहले 8.5 या 3 थी पिछले साल मेरा ख्याल है, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है जो कि जीनी कोएफिशिएंट ने इस दफ़ा दिखाई है, जो 25 का डेटा आया कि बढ़ी है, वो और बढ़ जाती। अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो ये दोनों साइड्स हैं। ये एक सर्विस है जो पाकिस्तान में बैठ के दे तो बहुत बेहतर है, पर वहाँ बैठ के दे तो ऑब्वियसली वो एक रेमिटेंस भेज रहा है। ये एक ओवरऑल बात है। जहां तक 25 करोड़ अवाम का ताल्लुक है, उसमें से अगर कुछ लोग बाहर जाकर ये काम कर रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर अब ये उस सतह पर आ गई है कि चूंकि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं निकल रही हैं तो पाकिस्तान का जो कंसल्टेंट है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो अकाउंटेंट है, यानी कि जो जिसे आप कहेंगे
सफेद पोश तालीम याफ्ता नौजवान जो कि 3 मिलियन एंटर कर रहा है लेबर फोर्स में, और लेबर फोर्स में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो सर्वे है वो 7.1% बताता है, जो हाईएस्ट का सर्वे है। जो लेबर फोर्स का सर्वे है वो तो 22% बताता है। तो अगर 3 मिलियन एंटर कर रहा है और नौकरियां 15 लाख निकल रही हैं, तो वो 15 लाख कहीं ना कहीं तो जाना है, तो 8.5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं। ये तो हो गया बिल्कुल क्लियर, मतलब आपके सामने जायजा। अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क में किसी तरह एक इंडस्ट्रियल बेस जो है जो कि सुकड़ती हुई है। याद रखिए कि इंडस्ट्री 16 से 18% थी जीडीपी का, आज से 15-20 साल 30 साल पहले चले जाएं, आज कहीं 8 या 9% ऑफ जीडीपी रह गई है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कमजोर है, $10 अरब बाहर से एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मंगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कितना, सिर्फ $6-7 अरब। ये भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी जो अदायगियां हैं उन पे प्रेशर डालता है। पाकिस्तान में एफडीआई, पाकिस्तान में पिछले 2 दहाइयों में देख लें, 1.5-2 अरब से ऊपर की एफडीआई नहीं लगती। 6-7 माह का डेटा इस साल का टू डेट हमें यह बताता है, जो मालियाती साल चल रहा है, कि एफडीआई हैज फॉलन एंड फॉलन क्वाइट अ बिट। सो व्हाट इज द इशू? एफडीआई ढूंढना। अब ये जो तरीका हम आजमा रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट्स दूसरों को दिखाएंगे और उन्हें कहेंगे आप एफडीआई लेकर आएंगे, ऐसे बात शायद दुनिया ने नहीं की। दुनिया ने अपनी एम्बियंस सेट की। पहले तो ये तय किया हमने सारी एफडीआई कहां ली है, जो मेनली आई है इंफ्रास्ट्रक्चर, या 11,000 मेगावाट सीपेक के अंडर पावर प्लांट्स, या अब रेल और रोड रिंग बनाना है तो उसके लिए, या मोटरवेज बनानी है तो उसके लिए। सो एफडीआई इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल काइंड। बट जो एफडीआई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में है, आप मुझे एक बता दीजिए कि आपके पास इतना बड़ा टेक्सटाइल का सेक्टर है ना, किसी ने बाहर से आके कहा कि हम इनके साथ शराकत दारी करना चाहते हैं। आपके पास फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, किसी ने कहा शराकत दारी करना चाहते हैं। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई कैसे लानी है, पहले तो ये सोच करनी है। फिर डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर्स, यानी कि एक कंपनी है सैमसंग, जिसका आपने फोन पकड़ा हुआ है। सैमसंग केले वियतनाम से जो उनके सारे वेंडर्स हैं मिला के $72 अरब की उनसे एक्सपोर्ट कर लेती है चीजों की। फिर मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन, यानी कि हमने जो एफडीआई पाकिस्तान में लाए 17% गारंटीड गवर्नमेंट रिटर्न, यानी कि गवर्नमेंट का बॉन्ड। मैं तब भी कहता था 90 की दिहाई में, मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं लिखता था इस चीज पे कि पाकिस्तान का बॉन्ड अगर पाकिस्तान फ्लोट करे तो 8.5% डॉलर पे रिटर्न देगा। आप 17% आईपीपीज को रिटर्न दे रहे हैं, फॉरेन आईपीपीज को, जबकि पाकिस्तान के बॉन्ड की कीमत तो 8.5% मार्कअप की है, आप 17% रिटर्न दे रहे हैं। फिर ये जो सॉवरन गारंटीज खड़ी हुई, इन्होंने आज एक बोझ इस पे डाला। सो अब करना क्या है? करना यह है कि एम्बियंस ठीक करनी है। इस चीज से निकल जाए कि मैं अरबाब से जाके प्रोजेक्ट दिखाता फिरूं। हम एम्बियंस टैक्स स्ट्रक्चर की पूरी ठीक कर दें, कंपेटिटिव बना दें। रेगुलेटरी ओवरहैंग है, 100 से ऊपर रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, कई सतह पर एग्जिस्ट करती हैं, उनको जाके क्लीन अप करना है। तो लोग इसका जवाब देंगे, वो देखे ना जी पीएमआरआई, वो क्या होता है, पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन रेगुलेटरी इनिशिएटिव, फिर एक स्मार्ट रेगुलेशन, ये सब चल रहा है, तो आप तो माने दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाई अरबाब? द डेप्थ and the breadth of reform, the quality of reform in Pakistan, इंक्रीमेंटलिज्म से बात नहीं बनेगी। व्हाट इज इंक्रीमेंटलिज्म? कि हम छोटी छोटी चीजों का जायजा लें, मीटिंग में बैठें, इसको उतार दें, इसको। पाकिस्तान हैज टू डू ड्रास्टिक रेगुलेटरी ओवरहैंग क्लीन अप विद अ काइंड ऑफ पीपल हु कैन रियली डू इट। फिर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी, जो कि हमारी ये टीवेट्स और इनसे सबसे निकालनी है, ये भी बड़ी कमजोर है। सो एक ब्रॉडर रीसेट चाहिए पाकिस्तान को कंपेटिटिव करने में। एसएमईज पाकिस्तान में 70 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अदारे हैं अगर, तो उनमें से 90% हम मानते हैं कि एसएमईज हैं। चलो मैं कहता हूं 60 लाख हैं, 6 मिलियन है। 3 लाख के पास तो सिर्फ इस वक्त फाइनेंस है, जिसको फॉर्मल फाइनेंस कहते हैं। ब्रांड नेम बनाना, उनकी हैंड होल्डिंग करना,
उनके लिए कारोबार, वही रेगुलेटरी ओवरहैंग को ठीक करना, ये सब चीजें मुल्क में करके दिखाएं। एफडीआई इस तरह नहीं आएगी। तो खान साहब, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है? हुकूमत ये करने क्यों नहीं जा रही है? वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रही है, नए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया गया, उससे लोकल इन्वेस्टर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर इससे एफडीआई आना क्या मुमकिन हो सकेगा? This requires a very very high caliber प्रोफेशनल इकोनॉमिक एनर्जी टीम जो ये काम कर सके। मैं इन दोनों में ही रहता हूं, मैं अभी तीसरे में नहीं जाता। उसका क्या मतलब है? मनमोहन सिंह आए थे, 15 वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट की टीम साथ आई थी, जिन्होंने ये सारी जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन है वो की। हिंदुस्तान में 3% से ऊपर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे वहां होता है, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे 3 चीजों से, डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, 10 साल लगाए और कर दिया। पाकिस्तान का यही मोमेंट है, वॉशिंगटन कंसेंसस जिसे कहते हैं ना, उसका जो पहला जुज़ है वहीं पे खड़े हुए हैं। अभी मैं डीपर गुफ्तगू ही नहीं करता। दूसरी चीज, फिलीपींस में चले जाएं, 21 इकोनॉमिस्ट थे। ये मैं उन जगहों की मिसाल दे रहा हूं जहां पे आईएमएफ या मल्टीलैटरल का कोई ऐसा ओवरहैंग नहीं था। मैं सुनता हूं कि जी 30 लाख नौकरियां निकालनी है, उसके लिए तो 6% की सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। पाकिस्तान तो वो ग्रोथ कर ही नहीं सकता, बिकॉज अंडर इन्वेस्टमेंट R&D में की हुई है, सो एग्रीकल्चर नहीं पनपता। ओवर रेगुलेशन एंड हाई टैक्सेशन है, और जो फेलियर टू सब्सटीट्यूट जो $10 बिलियन की फूड एंड कॉटन की इंपोर्ट है वो नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूं कि एसएमईज को मैं अपग्रेड करके किसी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बना दूं, ये बड़ी दूरस्थ बात है। फिर आईटी और ITES, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए कर क्या सकते हैं, 40,000 ग्रेजुएट बनता है पाकिस्तान में। नंबर्स की गेम है ना, ये आपको डेटा देखना पड़ेगा। उसमें से आप जाके किसी इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट से पूछ लें जो इस इंडस्ट्री को समझता हो, जो सर्विस इंडस्ट्री IT की, वो आपको बताएगा कि 10-12 हज़ार एम्प्लॉयबल है, बाकी नहीं है। What do you want to do about them? I think what you need to do is कि अब बूट कैंप्स का जमाना आ गया है। आप इनको अगले 3-4 माह में जो ये ग्रेजुएट करते हैं उनको बहुत अपस्किल कर दें। अब ये सारे काम जो हैं पाकिस्तान में होने वाले हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान उस स्टेज पे खड़ा हुआ है कि पहले तो इन सब चीज़ों के 1 पेज के पेपर लिखने चाहिए। पाकिस्तान की जो भी थिंक टैंक्स हैं, जो सरकार को इस वक्त एडवाइस करते हैं, जो लोग हैं जो कर रहे हैं, वो इन चीज़ों के एक पर्चे लिखें और 3 साल के एटलीस्ट जो टारगेट्स हैं वो तय कर लें। ये कहना कि हम 10 साल में कहाँ पहुंचेंगे, आई डोंट नो। तो खान साहब, आप सोल्यूशन इसका क्या है? हुकूमत को या जो भी थिंक टैंक्स हैं उनको अब इस सिलसिले में करना क्या होगा? ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं, जिस पॉलिसी साजी की बात कर रहे हैं, ये इसका कब से आगाज़ होना चाहिए? 15% टैरिफ आप पे है, 15% बाकियों पे है, सो अमेरिका के साथ भी ठीक है। GSP प्लस मिला हुआ है, सो बहुत सी जीरो रेटिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब एक और बात याद रखें कि इंडिया ने एक FTA कर लिया है उनके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, सो आपका एक कंपेटिटिव उनके साथ बिहेवियर आ जाएगा। अब ये सारी चीजें करना पाकिस्तान के लिए, लॉजिस्टिक्स की गुफ्तगू कर लें, क्या IMF ने आगे तो नहीं ना लॉजिस्टिक्स ठीक करने? क्या मतलब है ऐसे? जब फार्म से इस वक्त खेती बाड़ी करके हमारा एक किसान ये चीज बनाता है, आपके घर तक पहुंचने में 30% तक, 10 से 30% तक जाया हो जाती है। आप बताएं क्या करना है? क्या कोल्ड चेन्स बनानी है? क्या होना है? ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो ओवरऑल क्लाइमेट है उसको हमें ठीक करना है, और इससे अच्छा मौका, चाइना भी आपके साथ खड़ा है, अब उससे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें ला सकते हैं। फिर और इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या हैं जिनको पनपने देना है? यार सिटीज इज इंजन्स ऑफ ग्रोथ। जब मैं कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बलोचिस्तान में, कोयटा, इनको देखता हूं तो हम अभी सोच ही नहीं पा रहे कि इनको इंजन्स ऑफ ग्रोथ कैसे बनाना है। फ्लाईओवर्स और जो ये चीजें हम कंसंट्रेट करते हैं, इससे बढ़ के बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर आपने इसको वाकई इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्रिएट करना है, जिसमें एक हसल बसल सिटी हो। क्योंकि अर्बनाइजेशन is a phenomena that is given and done. It is not something that is not going to happen to you. How do you create your cities? I don't know. ये एक सारा फ्रेमवर्क बन के आना है। So अगर हमने ट्रांजिशन करना है into a productivity led economy, जिसमें लेबर प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी मैटर करे, और इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% है आज अरबाब आपका। ईस्ट एशिया 30%, चाइना 35%, इंडिया 25 से 30%। सो अब आप मुझे बताएं कि ये कैसे रेस करना है पब्लिक सेक्टर का भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग ओवर द इयर्स, फेडरल की स्पेशली। सो इसको कैसे ठीक करना है? फिर आज तक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप का तो माइंडसेट ही नहीं है। यहाँ सरकारी नौकरी जो कि या तो वही करेंगे या
किसी और जगह जाकर नौकरी करेंगे। अब इस सारी चीज़ों को तब्दील करना, मतलब अप्रेंटिसशिप्स क्रिएट करना, आई थिंक दैट इज where Pakistan is standing today and has a great opportunity to do this। वरना ये जो हम कहते हैं ना, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको तब्दील करना इनटू अ रियल डिविडेंड, वेयर ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी स्टेट से बिलीव करें, इनके लिए हम 25 से 30 लाख नौकरियां निकाल रहे हों, रेमिटेंसेस को एज अ स्टेबलाइजर नॉट एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ सोच रहे हो, ये हाउस होल्ड के वेलफेयर, एजुकेशन, हाउसिंग को जरूर सपोर्ट कर रही हो, पर हम अट्रैक्ट कर रहे हो एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, फर्स्टली डोमेस्टिक, जो कि मेरा एम्बेसडर बने और बाहर से जाकर ये सारी चीज होना है। बिल्ड कंपेटिटिव प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स, उसका आप एक लिखते हैं पर्चा कि वो कैसे होंगी। रेमिटेंसेस को खुद, अब हम कई दफा ये कहते हैं कि जी हम इनके लिए प्लॉट्स और वो सोसाइटीज बना देंगे, यार दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस कंट्री। इट हैज टू बी इनटू प्रोडक्टिव कैपिटल। क्या ये कोई एमएसएमईज जो छोटे हैं उनमें हम इनको कारोबार में ला सकते हैं? अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अदारे ने इनका हैंड होल्डिंग करनी है, इसका मतलब है उस अदारे को रेगुलेटरी ओवरहैंग्स को जो है उनको क्लियर करना है। अपग्रेड स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल, दैट डजंट मीन कि हमने टीवीईटीज हैं इन्हीं को इंप्रूव नैवटेक्स को करते जाना है, करके देख लें, दैट्स टू एन एक्सटेंट। You can pay for something which the private sector can do, but the government can pay for that। अब डीपेंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लिंकेजेस टू द वर्ल्ड जो है वो देखनी है। और आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मेजरेबल आउटकम्स सामने रखने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रेज द जो एफिशिएंसी एनहांसिंग एफडीआई फ्लोज हैं वो क्या होंगे, फिर जो रेमिटेंसेस हैं वो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनेंगी, और जो फार्मास्यूटिकल है, जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कर सकता है, जो पाकिस्तान की जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स गुड्स हैं, नंबर 2 पे, नंबर 1 एग्रीकल्चर, और फिर ये 2 नीचे अगर आप देख लें तो इन्हीं को लेकर अगर हम आगे चलें तो आई थिंक एक फॉर्मल जॉब ग्रोथ भी जो है वो की जा सकती है पाकिस्तान में। अब ये सब करने के लिए आई रियली होप कि अदराक सबको है, सब समझते हैं, इसको अमली जामा किस टीम ने पहनाना है, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत खजाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में माली साल 2026 के पहले 7 माह में नुमाया कमी आई है। जुलाई से जनवरी के दौरान नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 17.32% कम हुई है और सिर्फ 7.2 बिलियन डॉलर रह गई हैं। अब हम गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में अगर ये फिगर्स देखते हैं तो ये 8.8 बिलियन डॉलर्स पर थी, यानी तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब ये कमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ट्रेड बैलेंस दोनों पर ही दबाव डालती है और सबसे बड़ा धचका इसमें हमने चावल की एक्सपोर्ट्स को लगते देखा है। चावल की एक्सपोर्ट्स 40.51% कम होकर 1.3 बिलियन डॉलर रह गई हैं। अब मिकदार के लिहाज से अगर हम देखें तो ये 32.9% इसमें कमी हुई और एक्सपोर्ट वॉल्यूम 2.4 मिलियन टन तक गिर गया है। अब इसका मतलब यह है कि कीमत और डिमांड दोनों में ही कमजोरी रही है। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने 15 अरब रुपए का एक सब्सिडी पैकेज मुतारफ कराया है, मगर ये ज़ाहिर है कि मुस्तकिल हल नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर मुल्क की तकरीबन 20% जीडीपी और 40% मैन पावर से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्सपोर्ट्स में कमी देही आमदन को भी मुतासर करती है और इसका असर कंजम्पशन के साथ साथ फिर रोजगार और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी पड़ता है, चूंकि इसके साथ बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी अटैच होते हैं। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में महदूद बेहतरी देखी गई है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स में 5.8% का इजाफा हुआ। सीमेंट की के मामले में हमने 9.9% का इजाफा होते देखा, अगरचे मिकदार में सिर्फ 0.3% का इजाफा हुआ है। तोरखम बॉर्डर की बंदिश ने अफगानिस्तान के साथ एक्सपोर्ट्स को खासा मुतासर कर रखा है। शूज़ की एक्सपोर्ट्स हमने देखी ओवरऑल 3.5% बढ़ी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लेदर गारमेंट्स में 6.6% का इजाफा हुआ और इसके अलावा जो सर्जिकल आलात हैं उसमें वो जो इक्विपमेंट है उसमें बहुत ही माइनर सा 0.4% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई। तो ओवरऑल मुल्क की कुल एक्सपोर्ट 7.1% कम होकर 18.19 बिलियन डॉलर्स रही हैं। अब नॉन टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट्स में वैरायटी लाने के लिए ये अहम था, चूँकि एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल पहले ही तकरीबन 60% हिस्सा रखता है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर नॉन टेक्सटाइल भी कमज़ोर रहता है तो इकोनॉमी चंद सेक्टर्स तक महदूद हो जाएगी, जो इस वक्त ज़ाहिर है
कि हम ये देखते हैं कि अगर ग्रोथ हमें लेकर आनी है, एक साल पहले जो हमने ऐलानात किए थे उन ऐलानात के बाद कोई ख़ास हमने इसमें पेशरफ नहीं देखी है, तो अगर ग्रोथ की तरफ हमें जाना है अपनी तो ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तो इस वक्त है ही बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल में। अभी एक रिलीफ पैकेज का ऐलान तो हुआ, लेकिन उसके अभी क्या असरात होते हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये नॉन टेक्सटाइल सेक्टर में भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कम होते देख रहे हैं। तो पिछले साल तो ऐलान हुआ था कि अगले 5 साल में हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करना है। पहला साल हम आदाफ को नहीं हासिल कर सके नुमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स और एफडीआई दोनों की अगर आप बेस देखें तो एक बहुत ही नैरो बेस है। अगर आप एफडीआई के नंबर्स भी देखेंगे वो भी एक सर्टेन $1.5-2 बिलियन के आसपास घूमते रहते हैं। एंड सेम गोज फॉर जो आपने भी नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात की, वो भी तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन की रेंज में रहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास इसको बढ़ाने का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। देखें, अहदाफ तो आप कोई भी मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स को या एफडीआई को आप डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, अभी जिन सेक्टर्स का आपने नाम लिया, ये वो सेक्टर्स हैं पिछले 50 साल से पाकिस्तान यही चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। आप एक और भी चीज़ अगर गौर करें तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो इजाफा जिन सेक्टर्स में के अंदर हुआ है उसके वैल्यू को हटा भी दिया जाए तो जिन सेक्टर्स में इजाफा हुआ है वो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट्स हुआ है। और जो रॉ यानी राइस कमोडिटाइज सेक्टर हैं, यानी जिसके अंदर कोई ख़ास वैल्यू ऐड नहीं है या बिल्कुल रॉ है, उसके अंदर कमी वाकई हुई है। दुनिया भर का ट्रेंड है कि दुनिया भर में जो वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, उसकी शॉर्टेज भी है। और जो कमोडिटीज़ हैं, रॉ मटीरियल्स हैं, उसका एक ग्लट है। तो उसकी वजह से बेसिकली ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि पाकिस्तान की हम पढ़ते आए हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा एक एग्रीकल्चर इकॉनमी के तौर पर पोजीशन किया गया, लेकिन पिछले कई सालों से अगर आप नेट बेसिस पे देखें तो पाकिस्तान एग्री का इंपोर्टर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में हम ऑयल भी करते हैं जो एडिबल ऑयल है। इसके अलावा हमारी एग्री मशीनरी है, समटाइम्स हम जो है फर्टिलाइज़र वगैरह भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम अपने आप को एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर पेश करने के बावजूद भी हम जो है नेट बेसिस पे एग्री के इंपोर्टर ही रहे हैं। बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी मसला ये है कि हमने कोई खास वैल्यू ऐड भी नहीं की, उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स की जो बेस है वो डाइवर्सिफाई नहीं होगी, हम दीगर सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट नहीं करेंगे, ये सूरत हाल जारी रहेगी। आप ये देखिए, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से जो आबादी का बढ़ने का तनासुब है, पाकिस्तान की शरह जो पैदाइश है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अब ऐसी सूरत हाल आप मुझे खुद बताइए कि कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट्स है उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके? खतरा तो इस बात का है कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हम जो करते भी हैं एक्सपोर्ट्स, तो वो भी कम हो जाएगी, और जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट नहीं कर रहे तो शायद उन्हें भी जो है इंपोर्ट करना पड़ जाए। हमारी बहुत सारी एग्री लैंड ऐसी है जिसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स है वो बहुत ज़माना कदीम की हम चला रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारी ईल्ड्स जो है वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन है। अब ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं वो कोई एक फैक्टर से नहीं बढ़ती, वो ऐलानात से भी नहीं बढ़ती, वो सब्सिडी से भी नहीं बढ़ेगी, वो रिलीफ पैकेज से भी नहीं बढ़ेगी। आपको बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, बड़ी फोकस प्लानिंग के ज़रिए से आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। और मैं इसी के साथ कहूँ कि हमारे यहाँ एक तवील अरसे से बात होती रही है कि एफडीआई हमारी अंदर आएगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब तक हम चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ी बहुत हम करते हैं, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ही करते हैं, अब तक हम खातिर खा जो है वो एफडीआई एक्सपोर्ट्स जो है, एफडीआई भी अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के अंदर नहीं ला सके। अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि मलेशिया का एक नॉर्दर्न रीजन है पेनांग, उसके अंदर जब उन्होंने देखा कि जो चिप्स होती हैं, जो आईटी की चिप्स होती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से मूव आउट कर रही हैं, तो उन्होंने अपने इस रीजन को चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली पोजीशन किया। वहाँ $10 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर आई है। तो अगर पाकिस्तान भी फोकस करे, आइडेंटिफाई करे कि किन सेक्टर्स के अंदर हमारा नेचुरल एडवांटेज है, किसके हमारे अंदर कैपेसिटी है, तो ऑटोमेटिकली हम लोकल इन्वेस्टमेंट भी मोबिलाइज करेंगे, इंटरनेशनल भी करेंगे। लेकिन अगेन फिर बात वही हो जाती है कि चाहे एक्सपोर्ट हो या एफडीआई हो, आपको पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है उसके लिए। आप ये देखें कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है, हमारे टैक्सेस जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है। ऐसी सूरत हाल में हमारी टैक्स मशीनरी जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में एक्सपोर्ट्स, हमारा इन्फ्लेशन रेट चले कंट्रोल में आ गया है वक्ती तौर पर, लेकिन ज़ाहिर है पिछले सालों का इम्पैक्ट अभी उसके ऊपर बाकी है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट और टैक्स को ही ले लें, ऐसी सूरत हाल में एफडीआई या लोकल इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अंदर बहुत मुश्किल होगा। तो नमन साहब, ये हमें अगर टेक्सटाइल अपनी एक्सपोर्ट करनी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। शुगर केन की हमारी एक बड़ी फसल शुमार होती है, लेकिन फिर भी हम चीनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये प्रोडक्शन का है कि
हम प्रोड्यूस उतना नहीं कर पा रहे, और ये प्रोडक्शन क्या कॉस्ट से फिर मुंसलिक है, कॉस्ट चूँकि इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, असल इशू क्या है? मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। देखें, इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी, जैसे कि मैंने कहा, हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी कम हुई है। हमारी जो प्रोडक्शन की ईल्ड कहते हैं, यानी एक ज़रूरी रकबे से आप कितनी पैदावार निकाल सकते हैं, उसके अंदर भी कमी वाक़ई हुई है। हमारी जो कंट्री की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप इससे अंदाज़ा करें कि अभी तो हमारे एक मुल्क का बुनियादी तौर पर तो गरीब मुल्क हैं, अगर आप ओवरऑल देखा जाए, आप सिर्फ एफ्लुएंट एरियाज़ को ना देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है हमारी हमारी इकॉनमी का जो बहुत गरीब है। अगर वहाँ पर थोड़ी खुशहाली है तो वहाँ पर भी कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि फूड ऐसा आइटम है कि जब थोड़ी सी भी खुशहाली आती है तो सबसे बड़े फूड की कंजम्पशन बढ़ती है। तो मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर की हमारी जो कंजम्पशन ओरिएंटेड जो हमारी पैदावार है, हमारे पास एक्सपोर्ट का मार्जिन आने वाले सालों में बहुत कम रह जाएगा। हम सिर्फ अपनी अगर मकामी डिमांड ही, लोकल डिमांड ही पूरी कर लें तो बहुत होगा, लेकिन लोकल डिमांड पूरी करने के लिए भी आपको अपने अपने रकबे को भी बढ़ाना होगा, अपने एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी बढ़ाना होगा। अब मसला ये होता है, ये वो बात है, हम आपके प्रोग्राम में भी कई बार बात कर चुके हैं, हमसे पहले भी जो लोग साल से, बल्कि तो दिहाइयों से इससे बात हो रही है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। अब ये काम कैसे होगा? अब ज़ाहिर है इसके लिए बहुत ही फोकस्ड काम करने की ज़रूरत है। फोकस्ड आपने मखसूस इंडस्ट्रीज़ को, मखसूस एरियाज़ को फोकस करना होगा, उसके टारगेट रखने होंगे। आप ये देखें कि गल्फ़ की कंट्रीज़ को देखें, आप यूएई को देखें, आप सऊदी को देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ को देखें, उन्होंने एक एक इंडस्ट्री के अपने टारगेट्स रखे हुए हैं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आप यूएई की मिसाल ले लें कि अगर सिर्फ टूरिज्म का सेक्टर है, गालिबन $500 बिलियन इस वक्त कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हर एमिरेट यूएई की उसकी अपनी टूरिज्म स्ट्रैटेजी है कि जिसके तहत वो बताते हैं कि अगले 5 सालों में हमने इतने पैसे, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है वो सिर्फ टूरिज्म के जरिए से जनरेट करना है। अब ये होती है स्ट्रैटेजी कि जब आप 5 साल का हदाफ मुकर्रर करते हैं और फिर उसको इन्वेस्टमेंट के जरिए से, इंसेंटिव के जरिए से फॉलो करते हैं। सिर्फ सब्सिडीज और रिलीफ देने से आप यकीन माने अगले 50 साल तक भी आप देते रहें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अब तो हम ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर पूरे सेक्टर में, और बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनीज, बहुत से बिजनेसेस यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी उन बिजनेसेस के थ्रू यहाँ पर इससे मुंसलिक हो सकती है। फिर हम ये देख रहे हैं हुकूमती सतह पर भी 1000 लोगों को चाइना भेजा जा रहा है जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो सीखने के लिए, फिर वो 200-300 लोग वो वापस भी आ रहे हैं। तो ये सारे ये स्टेप्स काफ़ी हैं या इससे बढ़कर हमें कुछ करना पड़ेगा? देखिए, हंगामी बुनियादों पे काम करना होगा। ये सब अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है एग्रीकल्चर के इस पे एग्रीकल्चर जोन्स बनाने होंगे कि वो एरियाज़ जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को या जो मोस्ट एडवांस एग्रीकल्चर है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, और फिर देखें उसके टारगेट रखने होंगे। सर होलिस्टिक सिचुएशन देखें आपके, जैसे कि मैंने कहा, अगर राइस है, हमारी गंदम है, अगर आज हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इसकी गंदम की पूरी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम 5 सालों में, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का है कि वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट आवर थिंग्स। चाहे मैंने कहा कि हमारी एफडीआई को आप देख लें, कि हमारी एक्सपोर्ट्स को देख लें, इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा फुकदान है। जो भी स्टेप्स हम लोगों ने थोड़े बहुत लिए हैं, अभी हम जो ले रहे हैं, यकीनन इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। और सवाल ये पैदा होता है इसका इम्पैक्ट कितना क्रिएट होगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि हमारी गंदम की एक्सपोर्ट्स जो है आने वाले सालों में वो हम एक्सेस गंदम प्रोड्यूस कर सकें? कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि हम शुगर को जो है कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। मैं समझ रहा हूँ होलिस्टिक अप्रोच अभी जो है अभी मिसिंग है। ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंडिविजुअल स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे मामलात हल नहीं होंगे। कम से कम पिछले 5 सालों से हम आपके प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और यही सवालात हैं जिस पे हम जो है डिस्कशन हो रही है, और यही वो तजावीज़ जो देते आए हैं, लेकिन तजावीज़ ज़ाहिर है कुछ सुनता नहीं है। हम अपनी राय दे देते हैं, आवाम शायद सुन लेते हों, तो लेकिन मसला यही है कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, एक विशेष साइकिल के अंदर घूम रहे हैं, और अभी तक उस विशेष साइकिल से निकलने का जो है कोई नतीजा हम सामने नजर नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या ऐसा है शायद इस साइकिल से निकलना ही नहीं चाहते, चूंकि 1-2 ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमें सर्विसेज सेक्टर की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। आईटी सेक्टर हमारा बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, तो कहीं हमने वो एक ऑल्टरनेट तो नहीं ढूंढ लिया कि चलें यहाँ से जो हमें खसारा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कमी हो रही है वो हम वहाँ पर पूरा कर रहे हैं? वो सही अप्रोच है। आईटी सेक्टर में अगर हम करते हैं, अभी आईटी सेक्टर में भी देखें हमारे आने वाले सालों में जो चैलेंजेस आएंगे उसको मैं कुछ चीज़ों की निशानदेही करना चाहूँगा कि दुनिया भर में आईटी, एआई और ऑटोमेशन की वजह से जो बहुत सारी बेस लेवल जॉब्स हैं, आपने सुना होगा बीपीओ इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है बीपीओ इंडस्ट्री का कैसे दुनिया में अरूज हुआ। वो इस तरह से हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर चूँकि लेबर रेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने जो अपनी बेस लेवल जॉब्स थी, एंट्री लेवल जॉब्स थी, उनको इंडिया में
और दीगर मुल्कों में आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने भी इससे कुछ फ़ायदा उठाया, लेकिन अब हो ये रहा है कि AI या ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जो बेस लेवल जॉब्स हैं वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, उसका जो ना वो ऑटोमेशन आ रही है। ये पाकिस्तान ने चूँकि पिछले 30 और जिन कंट्रीज़ ने पहले जो BPO इंडस्ट्री को क़याम में लाए थे, ज़ाहिर उन्होंने इतना पैसा कमा लिए हैं कि अब नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू ऐड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अब जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है यकीनन $4-5 बिलियन करने, इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश तो है। इंडिया $150-200 बिलियन करता है इसके अंदर तकरीबन। पाकिस्तान में भी यकीनन इसमें इंप्रूवमेंट आई है, मजीद भी इंप्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन इसके अंदर बहुत तेज़ी से हमने इसको वैल्यू एडेड में रैंप अप करना होगा, क्योंकि बहुत सारी जो बेस लेवल जॉब्स हैं जैसे कि मैंने कहा वो AI की वजह से ऑटोमेट हो जाएंगी। अब हमें जो AI बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो ब्लॉकचेन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे जाना होगा जो नेक्स्ट लेवल के हैं। अगर हम बेस लेवल, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह आज से 40 साल पहले इंडिया ने ग्रो किया था अपने IT सेक्टर को, हम उसी तरीके से करेंगे तो उस तरीके से नहीं हो सकेगा, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके नतीजा ये निकलेगा कि आप जो अपनी HR प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें, क्योंकि IT इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स गेम, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की HR आपने प्रोड्यूस करनी होगी जो। अच्छा, उस HR को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास उस लेवल के इदारे चाहिए कि जो उस लेवल के HR को प्रोड्यूस कर सके। आप देखेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ का कायम अमल में लाया गया हो। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी की, वो जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती हैं उनमें चंद एक पाकिस्तान रुकते हैं, बाकी बाहर चले जाते हैं। अब क्या हमारे पास हमने कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ कायम की हैं कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ HR और IT प्रोफेशनल्स को कायम कर सके? नहीं की हैं। ये अगेन प्रॉब्लम आएगा। जो भी हम IT का, राइस का, हमने दीगर चीज़ों की बात की, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हमने सही यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं की तो अगले 4-5 सालों में मुमकिन है कि हमारी IT के एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास वो HR अवेलेबल नहीं होगी जो दुनिया की IT की डिमांड को पूरा कर सके। यही वजह होती है कि आपने जो ये 5 से 10 साल का एक प्लान लेके चलना होता है कि आपने किस नहज पर किस मकाम तक पहुँचना है। अगर हम ये 5 या 10 साल का प्लान लेके नहीं चलेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक प्लान, मजबूत प्लान, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मौजूद हो, तो हम इस काम को अचीव नहीं कर सकेंगे। जिस तरह कि सऊदीया ने अपना जब विजन 2030 बनाया था, तो उसके लिए जिस इदारे का क़याम अमल में लाए थे उसका नाम था इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन ऑफ विजन 2030, यानी कि ऐसा इदारा, और जो बाकी मिनिस्ट्रीज से हट के था, इसका सिर्फ मकसद ये था कि वो विजन 2030 के इम्प्लीमेंटेशन कर सके। बाकी मुल्कों ने भी यही किया है। तो हमारे पास चूँकि इम्प्लीमेंटेशन का शदीद फुकदान है, तो हमें भी ऐसा इदारा बनाना होगा जो हमारे अगले 5 या 10 साल के टारगेट्स को पूरा करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को साल बाय साल, हर सालाना बेसिस पे इंश्योर कर सकें। वरना ये होगा कि हम अगले 5 साल बाद भी यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि हमारी चावल की एक्सपोर्ट क्यों कम हो गई, हमारी IT की एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा क्यों नहीं हो रहा। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल नोमान साहब, कि ये हम जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में चले अभी इस वक्त तो कम से कम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका एक बेहतर इस्तेमाल करते हुए हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के जो नुकसानात हैं या जो कमियां हैं वो वहाँ पर उसको नहीं ओवरकम कर सकते? किया जा सकता है। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, आप देखें कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी और बहुत सारे मुल्कों ने एग्रीकल्चर की दुनिया में बहुत तरक्की की है। बहुत सारे बैरन ड्राई एरियाज थे जिसको उन्होंने कल्टिवेट कर लिया। टर्की ने इसमें काफ़ी काम किया, और भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिसमें उन्होंने बहुत काम किया है। इसका ग्लोबल लीडर तो अनफॉर्चुनेटली इसराइल है, लेकिन फैक्ट इज़ दैट कि वो ग्लोबल लीडर हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद है होगी, मैं समझता हूँ, कि जो इस काम को अचीव कर सके। लेकिन अगेन इसके लिए बात यह है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अपग्रेड करना होगा। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हुई है उसको हमने कमर्शियली यूटिलाइज़ करना होगा, तब जाके हम जो है हम अपनी एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। अगेन इन सब चीज़ों के लिए एक मजबूत हिकमत अमली और 5 साल या 10 साल प्लान की ज़रूरत है विद स्पेसिफिक टारगेट्स। वो हम करेंगे तो हर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आप इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।